मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपने ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज नंबर 97 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम अरावली पर्वत श्रेणी, उसके महत्व आज पर चर्चा करेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात में पोरबंदर से लेकर हरियाणा में पानीपत तक तकरीबन 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। हालांकि अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई विभिन्न स्रोतों में अलग अलग दी गई है। कहीं पर इसे 560 किलोमीटर बताया जाता है तो कहीं पर इसको 670 किलोमीटर बताया जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, तो ओल्डेस्ट हिल सिस्टम, जिसका निर्माण लगभग आज से 2.5 GA से 2.0 GA पहले हुआ। देखिए, जियोलॉजी में अब जीए शब्द का प्रयोग होता है। जीए मीन्स गीगा एनम। गीगा माने बिलियन। 1 गीगा इज इक्वल टू 1 बिलियन। यानी अरावली पर्वत का निर्माण आज से लगभग 2.5 बिलियन वर्ष से लेके 2.0 बिलियन वर्ष पहले हुआ माना जाता है। हम देखिए, अपने आगे आने वाली पुस्तक में हम जो है पूर्व के जगह पर हम बीपी शब्द यूज कर रहे हैं। बीपी माने बिफोर प्रेजेंट, यानी आज से पहले। तो अरावली पर्वतमाला जो है वह कई माने में ये महत्वपूर्ण है। पहला तो ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। नंबर 2, भारत के जो 5 प्रमुख क्रैटन हैं उनमें से एक क्रैटन का ये प्रतिनिधित्व करती है। और क्रैटन जो होता है वो पृथ्वी की जो प्रथम निर्मित क्रस्ट है उसको प्रदर्शित करता है। तो यह आर्कियन काल की चट्टानों का बना हुआ है, लेकिन बाद में चल करके इसमें वलन की क्रिया भी हुई और आग्नेय का अंतर्भेदन भी हुआ है, इंट्रूजन भी हुआ है, और जिस कारण इसमें लाइम स्टोन का रूपांतरण हुआ और वो संगमरमर में बदल गया, मार्बल में बदल गया। और जो बैथोलिथ का इसमें अंतर्भेदन माने इंट्रूजन हुआ, उसमें ग्रेनाइट नीस, जिनके फिजिको केमिकल विदरिंग की वजह से, भौतिक रासायनिक अपक्षय की वजह से विचित्र प्रकार की स्थलाकृतियां निर्मित हो गई हैं। जैसे अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु जो है वो माउंट आबू में गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1722 किलोमीटर, यानी 1722 मीटर, नॉट किलोमीटर, सॉरी। सागर तल से 1722 मीटर है। और माउंट आबू पर जैसे ही आप माउंट आबू के पदस्थली से, रोड से या पैदल आप माउंट आबू की तरफ बढ़ेंगे, आपको बाएं और दाएं दोनों तरफ नीच चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय द्वारा हुए विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृति दृष्टिगत होगी। मैं गया हूं वहां पर, मैंने इस पर समय बिताया है और इसका अध्ययन भी किया है। और टॉप पर जब पहुंचते हैं माउंट आबू के आप, तो वहां की एक बड़ी प्रसिद्ध चट्टान है
जिसको टोड रॉक कहते हैं। टोड माने मेढक का बच्चा, तो टोड रॉक नाम से प्रसिद्ध है। और बिल्कुल ऊपर जो है वह एक बहुत खूबसूरत झील है जिसका नाम है नक्की झील। तो जब कभी भी आप जाएं तो आपको ये इस पर ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से ये नीसिक चट्टानों के ऊपर जो है वह रासायनिक अपक्षय से विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृतियां निर्मित हुई हैं। और माउंट आबू पर ही आपको एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर मिलेगा जो संगमरमर का बना हुआ है, मार्बल का बना हुआ है। वो दिलवारा जैन टेम्पल है। अब हम ये देखते हैं कि अरावली पर्वत का जलवायु से संबंध और पर्यावरण से क्या संबंध है। अरावली पर्वत एक अब सतत श्रृंखला नहीं है। इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस चेन फ्रॉम पोरबंदर टू पानीपत, बल्कि इसमें गैप पाए जाते हैं। और ये आप सब लोग जानते हो कि अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान के सुदूर उत्तरी पश्चिमी भाग में, रिमोट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एक मशहूर मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। और पहला तो ये महत्व ये बनता है, ये जो वनों से आच्छादित पहले से रहा अरावली पर्वतमाला रही, जो रेगिस्तान के बढ़ने को रोकने में सहायक होती है। इट एक्ट्स एज ए बैरियर टू चेक द डेजर्ट स्प्रेड, और डिजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक होती है। लेकिन इतने लंबे समय, यानी कब बनी है, 2.6 बिलियन वर्ष से 2.0 बिलियन वर्ष पहले, तो इसमें इरोजन के द्वारा और मानव की आर्थिक क्रियाओं के कारण कई गैप बन गए हैं। कुछ तो नेचुरल गैप हैं और कुछ मानव द्वारा भी जनित हैं। सबसे जो बड़ा गैप है अरावली पर्वत में, वो 22 किलोमीटर की लंबाई वाला, जो अजमेर के मैग्रा पर्वत शिखर से प्रारंभ होकर हरियाणा में महेंद्रगढ़ तक ये फैला हुआ है। और यही एक इतना बड़ा गैप है जिससे होकर के राजस्थान के थार मरुस्थल की धूल भरी गर्म आंधियां और गर्म हवाएं अरावली को पार कर जाती हैं और हरियाणा होते हुए दिल्ली में प्रवेश करती हैं, फिर वहां से ये उत्तर प्रदेश में आती हैं। तो ये जो गैप है इसका नाम है सिंगमा डिग्रोटा गैप। सिंगमा डिग्रोटा गैप ये 22 किलोमीटर लंबी है। इतने बड़े अंतराल में ये गर्म धूल भरी आंधी वाली हवाएं आसानी से इसे पार कर जाती हैं। और कुल मिलाकर के अरावली पर्वत श्रेणी में 12 जगहों पर ब्रेक मिलता है, 12 जगहों पर गैप हुआ है। और इनमें 2 तो जो है पासेस हैं, दर्रे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दर्रा जो है वो गोरम घाट पास है। लेकिन एक हल्दी घाटी का दर्रा भी है, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे वीडियो के अंत में। और तो अरावली पर्वतमाला का ये जो पहले अवरोधक का रूप था वो अब समाप्त हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा कारण है कि यहां जो अच्छी गुणवत्ता वाली मार्बल संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं, जिनका बड़े पैमाने पर खनन हुआ है और हो रहा है। यहां पर कहते हैं कि अरावली इज द स्टोर हाउस ऑफ
मार्बल कंपनीज, यानी मार्बल का खनन करने वाली अनेकों कंपनी जो हैं इसमें स्थायी हैं। और मकराना का नाम आप सब लोग सुने होंगे। मकराना मार्बल पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। इन खदानों के वजह से, वनों की कटाई की वजह से अरावली पर्वत का डिग्रेडेशन बड़े पैमाने पर हुआ है, जिस कारण अरावली पर्वत अपने महत्ता को खोता जा रहा है। दूसरा, अरावली पर्वत का विस्तार देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, यानी अरब सागर से आने वाली मानसून हवाओं को ये अवरुद्ध नहीं कर पाता है, बल्कि अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं इसके समानांतर बहती हुई आगे निकल जाती। यही कारण है कि राजस्थान में बरसात कम होती है। अब इस कमी को दूर करने के लिए, यानी जो अरावली पर्वत को पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ करने के विषय में विचार किया है, और ये परियोजना का नाम है ग्रेट ग्रीन बेल्ट ऑफ इंडिया। ग्रेट ग्रीन बेल्ट ऑफ इंडिया। ये अरावली पर्वतमाला को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रयास है, परियोजना बन रही है, जो तकरीबन गुजरात से लेकर दिल्ली तक 1400 किलोमीटर की लंबाई और 5 किलोमीटर की चौड़ाई में इस पर बड़े पैमाने पर वनरोपण किया जाएगा, जिसमें 135 बिलियन स्थानीय देसी पौधों का रोपण किया जाएगा, ताकि ये अरावली पर्वत मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन को रोकने में समर्थ हो जाए और हरियाणा, दिल्ली या उत्तर प्रदेश को लू की लहर से, धूल भरी आंधियों से बचाया जा सके। ये परियोजना जो है अफ्रीका के ग्रीन, यानी ग्रेट ग्रीन वॉल के तर्ज पर बनाया जा रहा है। अब जो है हम आते हैं हल्दी घाटी पर। देखिए, मैं दर्जा 3 में जब था तो अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में हमको श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित खंड काव्य हल्दी घाटी की बहुत सी कविताएं याद कराई गई थी, और ये किस्सा है सन 53 का, 1953 का। और एक बार 2007 ईस्वी में उदयपुर विश्वविद्यालय में ज्योग्राफी की हेड डॉक्टर प्रोफेसर साधना कोठारी ने हमको लेक्चर देने के लिए बुलाया, और मैं वहां गया तो विभाग में भी लेक्चर करवाया इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट पर, फिर मीरा कॉलेज में करवाया, फिर बीएन कॉलेज में करवाया। हमने कहा, देखिए, मुझे वह हल्दी घाटी देखनी है जिसके विषय में मैंने कभी कविताएं हमें याद कराई गई थी अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में, हमें वहां ले चलिए। तो वहां ले जाया गया। तो अब हल्दी घाटी जो है उसको भी मनुष्य ने मॉडिफाई कर दिया है। वो जो गैप था वो रिज के बीच से काट करके हाईवे बना दी गई है, सड़क बना दी गई है। और आपको पता है कि इसी हल्दी घाटी में राणा प्रताप और अकबर में युद्ध हुआ था। तो कुछ उस समय के याद किए हुए छंद हमें हल्दी घाटी के याद आ रहे हैं, जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। थी आधी रात अंधेरी, तम की घनता थी छाई, कमलों की आंखों से भी
कुछ देता था न दिखाई। सावन का हरित प्रभात रहा, अंबर पर थी घनघोर घटा, फहरा कर पंख थिरकते थे, मन हरती थी बनमोर छटा। पी कहाँ पपीहा बोल रहा, तर तर की डाली डाली पर, पड़ रही थी झीसी झिम झिम झिम, पर्वत की हरी बनाली पर। रण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरतान कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। ललकार मान को घेरा, हथकड़ी पिन्हा देने को, तरकस से तीर निकाला, अर से लोहा लेने को। चढ़चे तक तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, बैरी का सिर काट काट करता था सफल जवानी को। है रुंड कतर गज मुंड पोंछ, यर ब्यूह गले असी फिरती थी। है रुंड कतर गज मुंड पोंछ, अर ब्यूह गले से फिरती थी। तलवार वीर की तड़प तड़प क्षण क्षण बिजली सी गिरती थी। झाला को राणा जान मुगल, झाला को राणा जान मुगल, फिर टूट पड़े वे झाला पर, मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला। झाला ने राणा रक्षा की, रख दिया देश के पानी को, छोड़ा राणा के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को। तरु तरु के पत्ते पत्ते पर राणा की अमर कहानी है, अब तक पद से मिटी नहीं चेतक की चरण निशानी है। नमस्कार।